अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनाई, जो आज की तारीख में ऐसा लगता है कि वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, उनका जो ऐलान है उसको गंभीरता से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वो कहते हैं वो कर भी देते हैं। तो क्या इसको माने कि आने वाले समय में वाकई ईरान फिर से मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर स्ट्राइक करने जा रहा है? अब आज इस मुश्किल सवाल के जवाब के लिए मैंने एक बार फिर से अमरीश मिश्रा को बुलाया है। ईरान के एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, इजराइल को भीतर तक समझते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 28 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक, यानी जिस वक्त ये धीरे धीरे बगावत उभर कर सामने आ रही थी तेहरान की सड़कों पर, उस वक्त अमरीश मिश्रा, ईरान के एक्सपर्ट, वहीं थे, तेहरान में थे। उनकी मिलिट्री लीडरशिप में कुछ लोगों से बातचीत हुई, वहाँ के एडिटर, संपादकों और तमाम पत्रकारों से बातचीत हुई, पॉलिटिकल लीडरशिप से बात हुई है। वो इस दौरान वहाँ के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी मिले थे। तो काफ़ी आप कह सकते हैं अपडेट है अमरीश मिश्रा, और आज मुझे लगता है कि अमरीश मिश्रा को आज थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए। अमरीश जी, जो पहला सवाल है वो ये है कि ये जो बगावत हमने देखी, हिंसा हमने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, आज उस हिंसा के बाद पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता खामनाई का कैमरे के सामने मुखातिब होना, मजलिस में तकरीर करना, सारे लोगों के बीच में आना, और कुछ जो उन्होंने बड़े बयान दिए उसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप ही जिम्मेदार है हिंसा के, ट्रंप अपराधी हैं और हम बदला लेकर ट्रंप से रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अब सबूत हैं कि जो हत्याएं हुई उसके पीछे ट्रंप की एजेंसियां, यानी उनका इशारा सीआईए की तरफ है, मोसाद की तरफ। देखिए दीपक, ये अप्रत्याशित है। आपने कभी ऐसा सुना? इतनी सारे दुनिया में बवाल हुए, चेंजेस हुए, इनकलाब आते हैं जाते हैं, कि एक सुप्रीम लीडर एक देश का अमेरिका के प्रेसिडेंट को सीधे क्रिमिनल कह रहा हो, और ये कह रहा हो, उसने आगे भी कहा, उन्होंने मतलब इमाम खामनेई, उन्होंने कहा कि ये सीधे उकसा रहा था। यानी ये एक तरह से जैसे रजा पहलवी उकसा रहा था, वैसे ही ट्रंप उकसा रहा था। अच्छा, इसके पीछे तथ्य भी है, क्योंकि ट्रंप ने जो 13 जनवरी को जो 13 जनवरी की रात कयामत की रात थी, कुछ भी हो सकता था, और हवाई जहाज भी उड़ चुके थे अल उदेद कतर के बेस से, वो कैसे रुके उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन 13 जनवरी को जो ट्रंप का ट्वीट आता है, जिसमें ट्रंप कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, कब्जा करो, हेल्प इज ऑन इट्स वे, मदद पहुंच रही है। फिर मदद नहीं पहुंची, कुछ नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन ये ट्रंप ने कहा था। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं दीपक जी, सीआईए ने बहुत सारे देशों में कू कराए। मैं 2 बड़े एग्जांपल देता हूं। इंडोनेशिया का 1960s में वहां पर बहुत बड़ा तख्ता पलट किया था, बहुत लोग मारे गए थे वहां। चिले में तख्ता पलट सीआईए ने कराए थे। लेकिन कभी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, उस समय जॉनसन थे इंडोनेशिया के समय, और चिले के समय निक्सन थे, कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने आके कभी नहीं कहा था कि लोगों से कि तुम अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करो। ये कभी नहीं कहा था। सीआईए ने किया, पूरा एक्नॉलेज किया, लेकिन ये कभी नहीं कहा था अमेरिका के प्रेसिडेंट। पहली बार किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम उखाड़ फेंको अपनी यहाँ की सरकार को, और यहीं पर खामनेई, मुझे जो लग रहा है खामनेई साहब को उन्होंने पूरा इसको, जिससे पॉलिटिकल आदमी होता है वो पिन पॉइंटेड बयान पकड़ लेता है, उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया। और अब वो ये कह रहे हैं कि इससे साबित हो जाता है कि ट्रंप सीधे इन्वॉल्व था और ट्रंप उकसा रहा था, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस हैं, कुछ भी हो सकता है इसके इस बयान के बाद। क्या आपको लगता है कि उन्होंने एक और बात कही खामनेई ने, उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, हम ट्रंप से बदला लेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। तो किस तरह का बदला अब खामनेई और उनकी जो पूरी फौज है, उनका जो मिसाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये जो मिलिट्री लीडरशिप है खामनेई के अंडर, ये अब किस तरह का बदला लेगी? क्योंकि उन्होंने बोला है आज कि हम ट्रंप से बदला लेंगे, तो किस तरह का बदला होगा ये? इसमें 2 चीजें हैं। देखिए, एक तो पहलू है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में सीधे ट्रंप के खिलाफ मुकदमा ईरान दायर करे। ये जो इजराइल के खिलाफ आप जानते हैं साउथ अफ्रीका ने दायर किया, जिसके बाद नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकला, और अभी भी वो वारंट है, और नेतन्याहू कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल है वो। ट्रंप के खिलाफ ऐसा वारंट निकले, इसके लिए ईरान जा सकता है। वारंट निकले ना निकले वो अलग बात है, लेकिन उससे भी बड़ी जो चीज
मुझे लगता है, और मैंने जो वहां पर मैं जब गया था, जैसे आपने कहा, वहां जो बातचीत हुई, लोगों का मूड देखा, वो लोग, उन लोगों का फोकस एक तो इजराइल था ही, दूसरा ये था कि यूएस के बेसिस मिडिल ईस्ट में नहीं रहने चाहिए। और कोई भी, हम अगर दोबारा जंग होती है, उनका उस समय ये कहना था, दोबारा जंग होती है तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि यूएस मिडिल ईस्ट को छोड़े। अब मुझे लगता है जो बदले की बात है, इसमें कहीं ना कहीं यूएस बेसिस पे स्ट्राइक की बात है। तो इसमें इसका यूएस मतलब, बेस, नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि जो यूएस बेस है, चाहे वो एयर बेस कतर में हो या सऊदी अरब में हो या फिर कुवैत है या बाकी मुल्क हैं, ओमान वगैरह, ये जो यूएस के एयर बेस हैं मध्य एशिया में, ईरान के चारों तरफ मान लीजिए, तो क्या ईरान में उतना पोटेंशियल है, ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो इन बेस को उड़ा सकता है? देखिए टेक्नोलॉजी तो है ईरान के पास, और टेक्नोलॉजी के मामले में कभी आप प्रोग्राम कर लीजिए, एक एक मैं मिसाइल बता दूंगा, नंबर 1 से लेके जो 400 किलोमीटर की मार कर सकते, 15,000 किलोमीटर की मार कर सकती, सब, जिनकी स्पीड भी क्या है, पेलोड क्या है, वो सब उस पर बातचीत हो सकती है। इस समय जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में खास तौर पे बेसेस है, अमेरिका की पूरी दुनिया में बेसेस, उससे ईरान को मतलब नहीं। अभी उस जो मतलब है उससे, वो इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरेन, इस तरीके से टर्की, ये जो बेसेस हैं ये ईरान के निशाने पे हैं, और ईरान इस पे, इसको कहेगा, और सारे अरब मुल्कों से और तुर्की से भी कहेगा कि हम तुमसे बदला नहीं ले रहे हैं, हम ट्रंप से बदला ले रहे हैं। इन्होंने हमारे यहाँ ये किया, क्योंकि देखिए खामनेई साहब ने ये भी कह दिया कि जो लोग मारे गए, इतने सारे लोग जो मारे गए, अब उसकी कोई फाइनल संख्या नहीं आई है, उसके लिए ट्रंप जिम्मेदार, या उनके उनकी हत्या के लिए ट्रंप जिम्मेदार, इसीलिए इसी संदर्भ में उन्होंने क्रिमिनल कहा। जी, अमरीश भाई, इतनी बड़ी बात हो रही जी। मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि ट्रंप को वो एक अक्यूज के तौर पे, एक अभियुक्त बना रहे हैं, और कार्रवाई करने की बात हो रही है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकते हैं, वो डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन भी कर सकते हैं। आपने कहा कि इस वक्त, क्योंकि आप जब तेहरान गए थे, मीटिंग आपकी हुई थी वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप से, तो उन्होंने शायद आपसे ये कहा था कि हमारा जो एजेंडा है मिडिल ईस्ट से वो यूएस के एयरबेस को हटाना है। ठीक है, मान लिया मैंने। और आपने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी भी है। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर कतर में बेस है, या सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? फिर उनका स्टैंड क्या होगा कि अगर उनकी सरजमीन पर जो अमेरिका का बेस है, अगर उसको स्ट्राइक करता है ईरान, तो भाई तकलीफ तो बादशाह को भी होगी, क्राउन प्रिंस को भी होगी। तो ये जो शेख हैं, तो चाहे वो कुवैत के बादशाह हों या अल्थानी हो कतर में, या फिर मोहम्मद बिन सलमान हो, जिन्हें एमबीएस कहते हैं, एमबीएस, क्या ये लोग ईरान के मुखालिफ हो जाएंगे? देखिए यहाँ अभी जो स्थिति है, और जो अभी दिखाई पड़ा, जो यूएस स्ट्राइक रुकी है, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने को कन्विंस कर लिया, लोगों ने पूछा कि क्यों रोका, किसने कन्विंस किया, उन्होंने कहा नहीं, मैंने खुद अपने को कन्विंस किया। खैर, इस समय जो स्थिति है, सऊदी अरब और कतर, इन्होंने अमेरिका से साफ कह दिया था कि हमारे जमीन को इस्तेमाल मत करो ईरान के खिलाफ किसी भी तरीके के एक्शन में। अब अगर ईरान से हमला होता है तब क्या स्थिति बनेगी, तब जी, भी वही मैं जानना चाह देखिए जी, तब भी स्थिति यह है, बहुत ही मैं आपको कॉन्क्रीट तरीके से, ठोस तरह से बता रहा हूं, वहां की जनता नहीं चाहती है यूएस बेसिस। तो अगर ईरान ने स्ट्राइक किया वहां पर यूएस बेसिस पे, तो जो हुक्मरान है उनका भी जो छिपा एजेंडा है कि अमेरिका के बेसिस यहां पर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वहां पर इसको लेके रूलिंग क्लास में भी डिवीजन है। तो वो जनता के सेंटिमेंट को देखते हुए वो ईरान की मुखालफत उस तरह से नहीं कर पाएंगे। किसी आप ये इस समय सिचुएशन पूरी बदली हुई है, मिडिल ईस्ट की माइंडसेट बदला हुआ है। ठीक है, आप कह रहे क्योंकि हैं, आपने बड़ी बात कही कि सऊदी अरब जो सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, लीडर है इस वक्त इस्लामिक दुनिया का, आप कह रहे हैं कि उसकी सरजमी पे हमला होता है सऊदी अरब पे, और अगर स्ट्राइक हो जाती है यूएस बेस पे, तो क्राउन प्रिंस कुछ नहीं बोलेंगे, मोहम्मद बिन सलमान चुप रहेंगे, आप ये कह रहे हैं? वो कुछ बोल नहीं मोहम्मद बिन पाएंगे? सलमान, देखिए मोहम्मद बिन सलमान कुछ भी भाई, वो एक तो बयान दे, जैसे कतर ने एक बयान दिया था जब कतर के आल उदेद बेस पे हमला हुआ था, जो आखिरी जी। हमला 12 दिन के युद्ध में हुआ था। तो कतर ने क्या कहा था? कतर ने कहा था कि बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि वी कंडेम एनी
sort of activity aimed at our soil. उन्होंने नाम तक ईरान का नहीं लिया था इस तरह। अब आप बताइए, अब ऐसी स्थिति में जब, और उसके बाद फिर खैर कतर का जो रुक रहा आप जानते हो, फिर गाजा में पीस अकॉर्ड हुआ, सब कुछ हुआ, और इजराइल ने कतर पे स्ट्राइक भी की थी इस बीच हमास के लीडर्स को मारने के लिए। अभी जो है इन लोगों का बयान यही रहेगा, ये लोग स्ट्राइक को शुरू में कंडेम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग कुछ एक्शन लेंगे, या इनसे अगर अमेरिका कहेगा कि तुम लोग रिटेलिएट करो, कहेंगे हम रिटेलिएट कर ही नहीं सकते, हम कैसे रिटेलिएट करें। अमरीश भाई, बड़ी आपने बात कह दी, बड़ी बात आपने कह दी। आपने कहा कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है, यूएस एयरबेस पर स्ट्राइक करता है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो बहरीन हो, और चाहे वो कुवैत हो, वहाँ के बादशाह, वहाँ के क्राउन प्रिंस हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता भी चाहती है कि यहाँ से यूएस के बेस को खदेड़ा जाए, यहाँ से अमेरिका को भगाया जाए, और इस वजह से बादशाह वहाँ के चुप रहेंगे। यानी अंदर से ऐसा लगता है जैसे वो ईरान के साथ मिले हों। तो क्या मैं ये बात मान लूँ कि इस वक्त इस्लामिक दुनिया के, इस्लामिक वर्ल्ड के जो नंबर 1 लीडर है वो खामनाई हो गए हैं? क्या अली खामनाई है? ईरान इज लीडिंग। बिल्कुल, विदाउट एनी डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय मुस्लिम वर्ल्ड के न केवल अली खामनेई लीडर हो गए हैं, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड इतना यूनाइटेड कभी नहीं रहा। और आप इजराइल को जिन लोगों ने बनाया, गोल्डा मेयर आपने नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी हस्तियां जो थी, वो हमेशा ये कहती थी कि जिस दिन मुस्लिम यूनाइट हो जाएंगे, इजराइल के वजूद को खतरा हो जाएगा। वो इसी बेसिस पे थी कि मुस्लिम यूनाइट नहीं हो रहे। वो लोग चले गए, नेतन्याहू आ गए, इधर ट्रंप आ गए, बड़े से बड़े अमेरिकन प्रेसिडेंट चले गए, लेकिन आज की स्थिति क्या है? पहली बार मुस्लिम मुल्क यूनाइट हुए। देखिए, मुस्लिम जनता तो यूनाइटेड काफी रहती, लेकिन मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान से लेके, इंडोनेशिया से लेके, मलेशिया से लेके, अब आप देखो ये तुर्की तक। एक मिनट, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ अमरीश भाई, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया कि पाकिस्तान की, चलिए जनता मान सकते हैं कि वो खामनेई के साथ हो सकती, लेकिन आसिम मुनीर जो हैं वहाँ के सो कॉल्ड नंबर 1 लीडर, जो शहबाज शरीफ से भी ताकतवर है, वो तो लंच कर रहे हैं, वो तो जो है चाय पी रहे हैं ट्रंप के साथ। ट्रंप उनको जो है बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, एक बार लंच नहीं रहे। तो क्या आसिम मुनीर भी कहीं ना कहीं बेनकाब होंगे? क्योंकि कुछ लोग हमसे ये बता रहे थे, कुछ मैं खबरें देख रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में, कि आसिम मुनीर जो है वो ट्रंप को मुखबरी दे रहे हैं एक तरह से। देखिए, ये बात हमने भी सुनी है, ये भी इस पे हमारा भी ध्यान गया है, लेकिन इस पे क्योंकि प्रोग्राम नहीं है इसलिए इस पे बात नहीं हो पाई। लेकिन आपने पूछा है तो फिर जवाब देना है। अभी देखिए, जो पूरी सिचुएशन है उसमें आसिम मुनीर को इस रूप में देखा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान वाला एपिसोड है, सब कुछ है, लेकिन इस मसले पे, ईरान और फिलिस्तीन के मसले पे, कि आसिम मुनीर अमेरिका की गोद में बैठ रहे हैं, जिसको इवन पाकिस्तानी आर्मी का एक हिस्सा नहीं पसंद कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर ईरान स्ट्राइक करता है या एस्केलेशन बढ़ता है, एस्केलेशन बढ़ने के कई फॉर्म हो सकते हैं, स्ट्राइक करता है, एस्केलेशन बढ़ता है, और अगर पाकिस्तान ने जरा सी ये दिखा दिया कि वो प्रो अमेरिका है, तो आप समझिए पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान में तख्ता पलट, मतलब ये ताकत, ये हैसियत है इस वक्त अली खामनेई की। ये बिल्कुल 100% है। इस समय की स्थिति एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था, ये सही बात है कि अयातोली खोमेनी जो हैं वो हमारे हिंदुस्तान में लखनऊ के पास बाराबंकी में उनका परिवार 100-150 साल 200 साल पहले रहता था। तो ये जो इंडिया रूट्स हैं, अयातोली खोमेनी की मैं बात कर रहा हूँ, खामनेई के जो उस्ताद थे, क्या हिंदुस्तान के लिए, जैसे आप वहाँ गए, आप वहाँ के राष्ट्रपति से मिले, आप वहाँ के तमाम नेताओं से मिले, आप वहाँ के एडिटर संपादकों से मिले, आप वहाँ का जो यहाँ दूरदर्शन है, जो ऑफिशियल मीडिया, वहाँ भी आप गए, क्या हिंदुस्तानियों की बहुत इज्जत है ईरान के लोगों में, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप में? आपको ऐसा लगता है कि ईरान काफी मानता है हिंदुस्तान? बिल्कुल, ये तो एक बात सर्वविदित है कि हिंदुस्तान की एक वहां बहुत इज्जत है, इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट से वो देखते हैं, और दुकानों वगैरह में आप कुछ खरीदारी करने जाइए, कुछ ये करिए, तो वो आपको डिस्काउंट तक देते हैं इंडियन होने की वजह से। लेकिन ये तो मैं अपने व्यक्तिगत
एक बात जो मैं गया था मैंने देखी, और भी लोग जो गए हैं वो कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते, लेकिन जो बात सार्वजनिक तौर पे उपलब्ध है वो क्या है? वो है अली खामनेई, जो अभी खुमैनी साहब के और जो सक्सेसर है जी इस समय जो है, अली खामनेई के बकायदा वीडियोज हैं इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप चले जाइए, जिसमें वो पंडित नेहरू को कोट कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ो, नेहरू ने अंग्रेजी राज के बारे में जो लिखा है, कैसे गुलाम बनाया हिंदुस्तान को, इतने अमीर देश को कंगाल बना दिया, वो पढ़ो। अब जब इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं तो सोचिए, अभी अभी उनके जो एडवाइजर हैं अली अकबर विलायती, उनसे मैं मिला, 95 साल के हो गए, मैंने उनको किताबें भी अपनी प्रेजेंट की, उन्होंने भी पंडित नेहरू का नाम लिया, जी, उन्होंने बड़ी भी बात कहा कह रहे इस हैं आप। बात। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि अली खामेनेई जो नेहरू की बात कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि नेहरू जिस तरह से, नेहरू गांधी जिस तरह से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, उनको शिकस्त दी, वो ईरान के लोगों से कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट के बिल्कुल लोगों से कह रहे हैं कि आप इसी तरह से शिकस्त अमेरिका को दीजिए, इजराइल को दीजिए। ये बिल्कुल पैगाम है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात हुई ना। वो कह रहे हैं कि इसको पढ़ो, समझो कि ये पावर्स क्या कर सकती है, क्योंकि ईरान में देखिए कभी डायरेक्ट रूल नहीं रहा है। हम जैसे गुलाम रहे 190 साल, ईरान में डायरेक्ट रूल कभी भी किसी अंग्रेज़ों का नहीं वेस्टर्न रहा। पावर का नहीं रहा है। तो वो कह रहे हैं कि तुम ये पढ़ो, देखो क्या होता है जब उनकी सत्ता होती है, जी, और एक इससे आखिरी समझो समझो। जी, जी अमरीश भाई आपसे बात करेंगे तो मुझे लगता है बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि आपके पास तो पूरी तिजोरी है ज्ञान की। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो एक महिला का नाम आ रहा है, नाजनीन, नाजनीन, और नाजनीन की गिरफ्तारी बताई जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि नाजनीन जो रज़ा पहलवी हैं उनके साथ थी, और सीआईए की एजेंट हैं, और ये वहाँ चाहती थी, हुकूमत को पलटना चाहती थी, तख्ता पलट करना चाहती थी, और वो एक क्रूशल लिंक था। उनकी गिरफ्तारी हो गई नाजनीन की। ये नाज़रीन क्या वाक़ई ये अमेरिका के शय पर जो वायलेंस हुई थी उसकी किंग पिन है, उसमें उसकी मेन प्लेयर है, किरदार था इनका मेन? देखिए, अमेरिका का कुछ पिछले करीब 8-10 सालों से पॉलिसी बदली है। वो महिला फिगर्स को आगे कर रही हैं, क्योंकि देखिए जो अरब स्प्रिंग हुआ 2011 में, जिसमें कई अरब देशों में विद्रोह हुए, और उसमें भी सीआईए का हाथ था ही थोड़ा बहुत। उसके बाद सीआईए ने देखा कि अब इस तरह से काम नहीं चलेगा, उन्होंने महिलाओं को आगे करना शुरू किया। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट सूडान था 2019 में, जहां आपको याद होगा एक महिला खड़े होके कार के ऊपर ऐसे ऐसे कर रही है, सफेद लिबास पहने हैं और जी, लोग ताली बजा रहे हैं। उसका नाम आली साले था, और वो अभी भी है, और सूडान में उसके माध्यम से तख्ता पलट कराने की कोशिश हुई। अब ये जो नाजनीन बरादरन, इसका पूरा नाम है नाजनीन बरादरन, इसके 3 पासपोर्ट मिले, और ये सीधे सीधे जो रजा पहलवी के जो राइट हैंड मैन है, जिनको कहा जाता है बिजन कियान, उनका नाम है, उनके सीधे टच में थी। और बिजन कियान एडम लोविंजर के टच में था। एडम लोविंजर कौन? पेंटागन का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस का एसेट, जो ऑफिसर, जो अभी तक पेंटागन का एक अनऑफिशियली वो मतलब काम करता अमेरिका है। के रक्षा मुख्यालय पेंटागन के जो हेड थे इंटेलिजेंस के, उनके साथ और राबता साबका था। पूरा, और संविधान लिखा जा चुका था, नए ईरान का नया संविधान वो लिखा जा चुका था, वो बाकायदा पब्लिश किया है ईरान ने कि देखो ये संविधान है। और यूनाइटेड नेशंस में जाने की बात थी, तख्ता पलट होते ही यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, तुरंत वहां से रिकग्निशन मिल जाएगा अमेरिका की और इजराइल की मदद से। ये देखिए, एक और उस महिला की फोटोज आई हैं, उसके साथ जो आपने वीडियोस भी देखे हैं वायलेंस के जो आ रहे हैं, उसमें एक बड़ी संख्या महिलाओं की है जो AK-47 लिए हैं, बहुत सारे ऐसे हथियार लिए। दूसरी बात आपको बताएं कि ईरान में भी जो आमतौर पे पुलिस गोली यूज करती है वो हवाई वाली है, 9mm। लेकिन जो ये 9 mm। प्रोटेस्टर्स, हाँ, ये जो प्रोटेस्टर्स यूज कर रहे थे, ये रशियन एक तुर्केव नाम के होता है जिसमें 7.83 मीटर, वो ये यूज कर रहे थे। ये ब्लैक मार्केट में मिलती है, रशिया ने भी ऑफिशियली इसका वो बंद कर दिया है जी। तो उससे पूरा एक साफ हो गया है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो ईरान की पैरामिलिट्री है बासिज, वो 9 mm का कारतूस इस्तेमाल करती है, और ये जो महिलाएं थी, ये जो असला सप्लाई हो रहा था, इसमें जो कारतूस कार्ट्रिजेस थी, बुलेट थी, वो 7 पॉइंट कुछ थी, आप बता रहे, यानी विदेशी 7.8 गोला बारूद, विदेशी जी। गोला बारूद आ रहा था। और क्या
इस तरह की बातें भी आई हैं कि इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट CIA का है, सीधा इन्वॉल्वमेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का है, और क्या इसी बिना पर इसी जांच के बाद आज खामेनी ने कहा कि हम बदला लेंगे, क्योंकि क्रिमिनल नंबर 1 मिस्टर ट्रंप खुद है। बिल्कुल यही बात देखिए, खामनेई साहब ने इसी आधार पे ये जो तफ्तीश हुई है, नाजनीन बरादरान गिरफ्तार हुई है, उसका सीधे रिश्ता एडम लोविंजर से पाया गया है, जो रिजीम चेंजेस में बहुत बड़ा जिसका हाथ था, और जो ट्रंप के पहले टर्म में जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका का था उसके स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट का चीफ था एडम लोविंजर। तो ये ट्रंप के क्लोज भी माना जाता है, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का आदमी। और एक बात और दीपक जी, कि CIA मोसाद से बात आगे चली गई है, पेंटागन आ गया। पेंटागन की इंटेलिजेंस बहुत रेयरली यूज होती है, जब मतलब जो सीधे नाम पेंटागन का अगर आ जाए, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। जो तख्ता पलट हुए, हालांकि उनका चोरी छुपे रोल होता है, लेकिन सीधे तौर पे पेंटागन का कोई आदमी इन्वॉल्व है ईरान के एसेट डेवलप करने में, ईरान में तख्ता पलट कराने में, ये दुनिया में पहली बार सामने आया। और जो एक पॉलिटिकल लेवल पे एक सवाल उठ गया है, जो इमाम खामनेई ने बोल के इसको उठा दिया। अमरीश भाई, बहुत सी जानकारियां दी और फर्स्ट हैंड जानकारियां आपसे मिली। एक चीज़ में आखिरी मेरा सवाल है कि अब चूंकि सारे सबूत आ गए, सारे साक्ष्य आ गए कि ये जो वायलेंस थी, ऑर्गेनाइज थी, ऑर्केस्ट्रेट थी, इसमें फॉरेन वेपन्स, गोला बारूद इस्तेमाल हुआ है, और कत्लो गारत बड़े पैमाने पे हुई है, और ये नाजनीन का एंगल आया है, पेंटागन का एंगल आया है, CIA का एंगल आ रहा है, स्टारलिंक का एंगल आ रहा है कि किस तरह से एलन मस्क वहाँ स्टारलिंक प्रोवाइड करके कम्युनिकेशन बनाना चाह रहे थे जो रेबल्स थे उनके बीच में। क्या इन सबूतों के बाद आज जो खामनेई ने कहा, जो आज उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, तो क्या ये जंग खत्म नहीं हुई है? असली जंग अभी शुरू होना बाकी है, और ये जंग होके रहेगी। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि अभी जो मैं मूड भी देख के आ रहा हूं, उसमें देखिए एक आर पार वाली स्थिति है। ये लंबे समय तक टालने वाला माइंडसेट नहीं है। और इसमें जो ट्रंप दिखाते हैं कि वो भी आर पार वाले आदमी हैं, वहां पर एक कमजोरी दिख गई है कि वो उनके साथ जो लोग हैं, जो मैं अरब मुल्कों की केवल बात नहीं कर रहा हूं, वो तो चलिए एक मुद्दा है ही। मार्क रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, पीट पीट हेस्गेट, जिसको अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहा जा रहा है, उसका नाम बदल दिया गया, ये लोग भी साथ नहीं। तो अब क्या ट्रंप करेंगे ऐसी स्थिति में जब हमला होगा आप ये बता रहे। अमरीश मिश्रा इसी महीने वो ईरान में थे, वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव से मिल के आए, पेजेशकियान से मिल के आए, पॉलिटिकल लीडरशिप से मिले, खामनेई के लोगों से मिले, वहाँ के सहाफ़ियों से मिले, एडिटर से मिले, वहाँ के मिलिट्री एक्सपर्ट से मिले। ये कह रहे हैं कि ये जो खामनेई ने आज जिस तरह से कैमरे पर बोला है कि ट्रंप इज रिस्पॉन्सिबल, ट्रंप जिम्मेदार है और ईरान बदला लेकर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर मैं जिस तरह से चीज़ों को देख रहा हूँ, जो अमरीश जी बता रहे हैं कि जून में ट्रंप ने पार्ट 1 देखा हमने कि जून में पिछले बरस एक टेंशन हमने एस्केलेट होते हुए देखी, ऑलमोस्ट एक वॉर थी वो। फिर हम देख रहे हैं जनवरी में उसी तरह का एक वॉर जैसी नौबत आ रही थी। तो ये कह रहे हैं कि ये चाहे जून में हो या जनवरी में हो, ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है, यानी कहीं ना कहीं आर पार की जंग होगी, ये लाजमी है। अब देखना ये है कि ये शुरुआत इजराइल से होती है, ये शुरुआत किसी साजिश से होती है, या फिर सीधे सीधे जिस तरह से खामनेई कह रहे हैं कि हम US एयरबेस उड़ा देंगे, जितने भी US एयरबेस हैं मिडिल ईस्ट में, ये शुरुआत वहाँ से होती है। देखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, और इस वक्त जो नए सबूत आए हैं, कहीं ना कहीं उन सबूतों को सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, ये सब भी मान रहे हैं। तो एक लीडरशिप मजबूत होती जा रही है खमेनी की। खमेनी का जो सर्वाइवल है इस वक्त, जिस तरह से वो सामने आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो अमरीश जी कह रहे हैं कि जंग तो होके ही रहेगी। अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, और जिस तरह से आपने सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ आपने समझाने की कोशिश करी, मैं उसका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। आप आए, और कोशिश हम करते रहेंगे, फिर से आपसे मुखातिब होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रहे हैं दोस्तों। जिस तरह से रोज़ कुछ ना कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, हम कोशिश करेंगे आपको सटीक खबर देने की,
और टोटल अपडेट करने की। बस एक गुजारिश है जो अमरीश भाई के सामने मैं कह रहा हूँ कि अगर इस चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर अमरीश जी को आप सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सबसे पहले सुनने को मिले, तो नोटिफिकेशन भी आप दबाइए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा। और अमरीश जी जो बता रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच अमरीश जी फॉर बीइंग ऑन दिस शो, एंड थैंक यू ऑल द ऑडियंस, जितने भी दोस्त हैं, फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।